वेलकम टू स्टेनो राइटर यूट्यूब चैनल। लोकसभा रिपोर्टर डिक्टेशन 150 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होगा 3 सेकंड बाद। शुरू। सभापति जी, सदन में आज एक अति महत्वपूर्ण विषय पर बहस हो रही है। मैं लगभग 30 वर्षों से इस क्षेत्र से निरंतर जुड़ा हुआ हूँ। इस संबंध में मुझे भी आपने अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया है। इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूँ। मैं शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा प्रकट किए गए विचारों से पूर्णतया सहमत नहीं हूँ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर इस सदन में विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता है। चूंकि चर्चा करने के लिए बहुत कम समय दिया गया है, अतः मैं कम से कम शब्दों में अपनी भावनाएं प्रकट करने की कोशिश करूंगा। मुझसे पहले भी इस विषय पर काफ़ी सदस्य बोल चुके हैं और सभी ने शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करने की ज़रूरत पर बल दिया है। मैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पेश की गई रिपोर्ट से संबंधित 3 मुद्दों पर अपने विचार प्रकट करना चाहूँगा, जिसका रिपोर्ट में भी जिक्र किया गया है। दूसरा, विद्यार्थियों में व्याप्त असंतोष को हटाना तथा तीसरा, शिक्षकों के लिए विकास कार्यक्रम तैयार करना है। मैं समझता हूं कि कई वर्षों से शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन नहीं किया गया है। देश की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रणाली बनाई जाती है। आज शिक्षा प्रणाली काफ़ी समय पहले बनाई गई थी और उस समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। देश की उन्नति के लिए आज जिन साधनों की आवश्यकता है, उसी आधार पर आज शिक्षा प्रणाली बनाई जानी चाहिए। मैं अनुभव करता हूं कि हमें अपने शिक्षा के पाठ्यक्रमों में आमूल परिवर्तन करना होगा तथा हमें अपनी शिक्षा पद्धति में भी बदलाव करना होगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा जैसे अति महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए कुछ अधिक समय दें, ताकि सभी सदस्यों को अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिल सके और इस संबंध में कोई ऐसी नीति बना सकें जिससे देश को लाभ मिल सके। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि सबसे पहले बुनियादी शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन किया जाए। पाठ्यक्रम में परिवर्तन करने के लिए शिक्षा से जुड़े व्यक्तियों को लिया जाए जिनका इस क्षेत्र में अनुभव हो। जब तक अनुभवी व्यक्तियों को शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करने के लिए नहीं चुना जाएगा, कोई बदलाव शिक्षा में नहीं हो पाएगा। यह अनुरोध करना चाहूँगा कि पिछड़े हुए इलाके हैं, उनमें बहुत सी नई रेलवे लाइनें बनाने के बारे में समुचित निर्णय लिए गए हैं। मध्य प्रदेश की स्थिति के संबंध में अनेक बार जोर दिया गया है और महत्वपूर्ण प्रस्ताव विचाराधीन है। विकास की दृष्टि से वहाँ के लिए जो प्रस्ताव है, उस पर विचार करके प्रस्ताव पारित होना चाहिए। आखिर मैं एक बात इस संबंध में और कहना चाहूँगा कि जहाँ तक वेतन और महंगाई का प्रश्न है, यह एक बड़ा राष्ट्रव्यापी प्रश्न है। इस पर कई दृष्टियों से विचार किया जा रहा है। वेतन का काम की मात्रा में संबंध स्थापित किया जाना चाहिए। दुनिया के अन्य जो प्रगतिशील देश हैं, उन्होंने भी इस नीति को अपनाया है। महंगाई और बढ़े हुए वेतन का कोई अंत नहीं है। महंगाई बढ़ती जाती है तथा समस्याएं भी बढ़ती जाती हैं। इससे देश में हर प्रकार की परेशानी, हड़तालें और रुकावटें पैदा होती हैं। इसलिए इस प्रश्न पर इस दृष्टिकोण से अवश्य विचार करें कि जो जितना काम करे उतना उसको वेतन मिलना चाहिए। अगर इस पद्धति को अपनाया गया, तभी हम इस समस्या का मुकाबला कर सकेंगे। मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता। मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपको देश की, पूरे राष्ट्र की और जनता की परेशानी और सुरक्षा की ओर ध्यान देना है। हड़तालों के कारण सभी को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। एक यात्री अपने मुकाम पर पहुंचने के लिए निकलता है। यदि रेलगाड़ी बीच में रद्द हो जाती है तो उसे परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस देश में लोग रेलवे को यातायात के प्रमुख साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार की स्थिति से राष्ट्र की तरक्की और विकास के लिए खतरे की बात हो सकती है। इन समस्याओं पर प्रशासन को गंभीरता से विचार करना चाहिए तथा इसका हल निकालना चाहिए। यदि तत्काल ही इस समस्या को सुलझाने का प्रयास न किया गया तो आगे चलकर इसके
भयंकर परिणाम हो सकते हैं। इस अन्य बात की ओर भी मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। दिल्ली के कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारी निकट के राज्यों से प्रतिदिन रेल से यात्रा करते हैं। सुविधाओं के अभाव में उन्हें कई प्रकार की कठिनाइयाँ उठानी पड़ती हैं। अध्यक्ष जी, मैं इसे अपना सौभाग्य समझता हूं कि दहेज कुप्रथा को रोकने के संबंध में इस सदन में आपने मुझे भी बोलने का अवसर दिया है। इसके लिए मैं भी आपको धन्यवाद देता हूं। यहाँ सदन में उपस्थित सभी सदस्य ऐसे राज्यों से आए हैं जहां दहेज प्रथा को प्रश्न कई वर्षों से उठ रहा है। यद्यपि मेरे विचार में दहेज प्रथा पहले से ही बंगाल में थी और जब रेलों का आना जाना शुरू हुआ तो यह प्रथा रेल में चढ़कर बिहार और उत्तर प्रदेश में पहुंच गई। ऐसा प्रतीत होता है कि हर वर्ष इसमें कुछ वृद्धि ही होती जा रही है। जितना दहेज पिछले वर्षों में दिया जाता था अब उससे ज़्यादा ही दिया जा रहा है। यदि इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो इसके और भी अधिक बढ़ने की संभावना है। इस कुप्रथा को रोकने के लिए अभी तक जो भी कानून बने हैं या बनने वाले हैं उनमें हमारे हिसाब से जितनी सख्ती होनी चाहिए थी वह नहीं हुई। खासतौर से हम देखते हैं कि आज की जो सामाजिक स्थिति है उसमें यह तेज़ी से बढ़ती जा रही है। मैं समझता हूँ कि वह समय शीघ्र ही आने वाला है जब यह समाज के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन जाएगा। हमारे अनुसार से जो कानून अब तक बनाए गए हैं वे इस समस्या से निपटने में असफल हुए हैं तथा उनके अंतर्गत कोई सुधार की बात नहीं हो सकती। मैं चाहूँगा कि इस सामाजिक अपराध को रोकने के लिए ऐसा कानून बनाया जाए कि जो दहेज देने वाले उच्च वर्ग के प्रभावशाली लोग हैं, चाहे वे सरकार में हों या बाहर हों, वे लोग इस बुराई को अब और आगे न बढ़ा सकें। दूसरे शब्दों में धनी लोग ही इस प्रथा के जिम्मेदार हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि इस बुरी प्रथा को दूर करने के उपायों पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया जाए। यह समिति निर्णय करे कि दोषी लोगों को सजा दी जाए, अन्यथा इस कानून से कोई लाभ होने वाला नहीं है। महोदय, हमारे राज्य की सरकार ने जो कानून बनाया वह सारे प्रदेश की परिस्थिति को देखकर बनाया था। मैं ऐसे अनेक मामलों को जानता हूँ जहाँ दहेज का लेन देन हुआ। मैंने कुछ मामलों की ओर पुलिस का ध्यान आकर्षित किया है, किंतु इस संबंध में अभी कुछ नहीं हुआ है। महोदय, दूसरी बात, मैं डाक विभाग के संबंध में यहाँ पर कुछ कहना चाहता हूँ। मैं देहात गया था। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि देहात में डाकघर में कहीं तो लिफाफा नहीं है और कहीं पर पोस्ट कार्ड नहीं है। हमने कई मील की दूरी पर 3 डाकघरों में पता किए तो मालूम हुआ कि तीनों में कहीं लिफाफा नहीं है तो कहीं पोस्ट कार्ड नहीं है। और आप मांग कर रहे हैं कि हमें इतना पैसा चाहिए, तो इतना पैसा आपको किस आधार पर दिया जाएगा। यह भी कहना चाहता हूँ कि आपने मांग में कहा कि शिक्षा मंत्रालय को एशियाई खेल के नाम पर पैसा दीजिए। उन दिनों इसके संबंध में पैसा मांगते हैं। मैंने आपसे शिक्षा मंत्रालय के संबंध में एक प्रश्न पूछा था कि जो अशिक्षित लोग हैं, आपकी शिक्षा प्रणाली है जिसके कारण से बेरोजगार पैदा होते हैं, बेकार पैदा होते हैं, इस संबंध में शिक्षा में क्या परिवर्तन करने जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जो नौजवान है वह जैसे ही शिक्षा समाप्त करके निकलें उसे रोजगार मिलना चाहिए। क्या आप ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं? आज की शिक्षा पद्धति ऐसी है जो बेकारों की फौज जमा कर रही है। इस देश में दो तिहाई लोग अशिक्षित हैं और 60 लाख लोग शिक्षित बेकार हैं। जहां उनकी फौज इस तरह से खड़ी होती जा रही है, उनके लिए आपके पास पैसा नहीं है कि आप उनको किस तरह से शिक्षा में आमूल परिवर्तन करके शिक्षित करें। आपके पास पैसा है तो, परंतु एशियाई खेल के नाम पर। इसलिए हमारे दल और हम लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया है और अभी भी मैं विरोध करता हूं कि आप जितना पैसा मांग रहे हैं, इस पैसे को आप लोगों को शिक्षा देने में खर्च करें। शिक्षा ऐसी हो कि उसका भविष्य निश्चित हो सके। उसका भविष्य जो अंधकार में है उसको एक आशा की
किरण दिखाई पड़े। जब इन सब चीज़ों को कर लें तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जैसे लोग खेलों के विरोधी नहीं है। हमें आवश्यक वस्तुएं और इसके साथ ही समय पर भोजन आदि भी ज़रूर मिलना चाहिए।